India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. पेगासस जासूसी मामले में सीलबंद लिफाफे में बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई समिति की रिपोर्ट जारी करने की मांग वाली याचिका अब सुप्रीम कोर्ट ने 29 अप्रैल को सुनवाई तय कर दी है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले बेंच में पेगासस मामले में दाखिल याचिकाओं में से एक याचिका के लिए पेश वकील श्याम दीवान ने इस मामले से जुड़ी हुई सीलबंद लिफाफे में रखी गई समिति की रिपोर्ट जारी करने की मांग करते हुए कहा कि इसके लिए तत्काल आदेश जारी किया जाए। कोर्ट ने कहा कि समय की कमी की वजह से आज इस मामले पर सुनवाई संभव नहीं है। हमें इस मामले पर 29 अप्रैल को सुनवाई करेंगे और ऐसे में दरअसल पेगासस जासूसी मामले की जांच करने वाली कमेटी ने 2022 में ही रिपोर्ट सौंप दी थी, जिसमें कमेटी ने अपनी तरफ से जांचे गए किसी भी मोबाइल में पेगासस स्पाइसवेयर होने की पुष्टि नहीं की थी। कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उसे लोगों की तरफ से कुल 29 फ़ोन दिए गए और 5 फ़ोन में मालवेयर होने का अंदेशा पाया गया, लेकिन ये तय नहीं हो पाया कि पेगासस ही है। इसके अलावा कमेटी ने रिपोर्ट को लेकर भविष्य के लिए कुछ सिफारिशें भी दी थी, जिसमें कहा गया था कि लोगों की निजता मद्देनजर रखते हुए मोबाइल फ़ोन की जांच में मिली तथ्यों को प्रकाशित न किया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह रिपोर्ट के कुछ हिस्सों को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा। इसी को आधार बनाकर रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की गई। अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि तमिलनाडु के राज्यपाल ने मामले में हाल ही में दिया गया फैसला, जिसमें विधेयकों को स्वीकृति देने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है, केरल के मामले को कवर नहीं करेगा। जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस जॉय माल्या बागची की खंडपीठ केरल राज्य द्वारा विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर निर्णय लेने में राज्यपाल की देरी के खिलाफ 2023 में दायर रिट याचिका पर विचार कर रही थी। केरल सरकार की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट के वेणुगोपाल ने खंडपीठ को बताया कि तमिलनाडु के राज्यपाल के मामले में दिए गए फैसले में केरल का मामला भी शामिल है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें फैसले के प्रभाव की जांच करने के लिए समय चाहिए। वेणुगोपाल ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल को ये बताना होगा कि सीधे तौर पर शामिल है या नहीं। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने खंडपीठ को बताया कि फैसले में केरल के मामले को शामिल नहीं किया गया क्योंकि इसमें कुछ तथ्यात्मक अंतर है। खंडपीठ ने कहा कि वह इस बात की जांच करेगी कि क्या ये फैसला केरल के मामले पर भी लागू होता है या इस पर कोई अंतर है। वेणुगोपाल ने खंडपीठ को सूचित किया कि केरल द्वारा बाद में रिट याचिका दायर की गई, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों को रोकने को चुनौती दी गई। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने याचिका को 13 मई को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि वर्तमान याचिका के साथ अन्य याचिका को जोड़ने के लिए सीजेआई के समक्ष उल्लेख किया जाना चाहिए। खंडपीठ ने अंततः वर्तमान मामले को सुनवाई के लिए 6 मई को पोस्ट किया।
वहीं कथित भारत विरोधी नारे के बाद बुलडोजर को लेकर आपको बता दें कि दाखिल की गई अवमानना याचिका पर जल्द ही सुनवाई की मांग को सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाया गया। जस्टिस PR गवई की अध्यक्षता वाले बेंच में याचिकाकर्ता के वकील ने बताया है कि महाराष्ट्र के मालवन में नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ दाखिल अवमानना के मामले में दाखिल रिट याचिका है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर चुका है। इसीलिए हमारा आग्रह है कि इस मामले पर अगले हफ्ते सुनवाई कर ली जाए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर 2 हफ्ते बाद सुनवाई करने का आश्वासन दिया। दरअसल महाराष्ट्र के मालवण कस्बे के निवासी किताबुल्ला हमीदुल्ला खान के 14 साल के बेटे ने 23 फरवरी को चैंपियन ट्रॉफी के दौरान भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच के दौरान भारत विरोधी नारे लगाने का आरोप लगाने के बाद स्थानीय नगर पालिका ने उसके कबाड़ की दुकान और घर को ध्वस्त कर दिया था। नगर निगम अधिकारियों के द्वारा की गई इस कार्रवाई के लिए उनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत अधिग्रहित भूमि का बाजार मूल्य उस तारीख से निर्धारित किया जाना चाहिए जिस दिन धारा 11 के तहत अधिग्रहण अधिसूचना जारी की गई है। मूल्यांकन तिथि अधिग्रहण अधिसूचना की तारीख ही मूल्यांकन तिथि होगी। विधायी योजना का न्यायालयों को मूल्यांकन के लिए तिथि चुनने का विवेकाधिकार नहीं देती है। धारा 26(1) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भूमि का बाजार मूल्य धारा 11 के तहत अधिसूचना जारी करने की तिथि के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया गया जिसमें मूल्यांकन तिथि को 1 जनवरी 2014 निर्धारित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से स्पष्ट हो गया है कि भूमि अधिग्रहण के मामलों में मूल्यांकन तिथि अधिग्रहण सूचना की तारीख ही होगी। इससे भूमि स्वामियों को अधिग्रहण के समय प्रचलित बाजार मूल्य के अनुरूप उचित मुआवजा मिलेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग या NCDRC के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें एक अस्पताल को डॉक्टर की लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था जिसके कारण एक मरीज की मौत हो गई थी। NCDRC ने अस्पताल और डॉक्टर पर क्रमशः 15 लाख और 5 लाख का कुल मुआवजा लगाया था। इसके बाद अस्पताल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने NCDRC के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि अस्पताल और डॉक्टर की लापरवाही के कारण मरीज की मौत हुई थी। न्यायालय ने कहा कि रिकॉर्ड और साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि चिकित्सा में लापरवाही बरती गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अस्पताल ने पहले 10 लाख जमा करा दिए थे ब्याज के साथ, अब पर्याप्त रूप से माना जाएगा। मृतक युवक की उम्र 27 वर्ष थी और वही बीटेक का पास हुआ था, लेकिन उसकी आय मामूली थी और भविष्य की आय का अनुमान लगाना मुश्किल था। न्यायालय ने कहा कि जमा किए गए 10 लाख रुपए और उस पर अर्जित ब्याज न्याय के हित में पर्याप्त मुआवजा होगा। इस प्रकार कोर्ट ने मामले का निपटारा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुख्य अंश कुछ इस प्रकार है। उन्होंने कहा कि हमने पक्षों की ओर से पेश किए गए सबमिशन पर विचार किया है और मामले के रिकॉर्ड जो है उसको देखने के बाद ये स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से चिकित्सा में लापरवाही बरती गई थी। हमने बताया है कि उक्त राशि समय समय पर नवीनीकृत किए जाने वाले अल्पकालिक फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश की गई है और ये राशि स्वचालित नवीनीकरण सुविधा के साथ समय के साथ बढ़ी है। योग गुरु बाबा रामदेव ने दिल्ली हाई कोर्ट को सूचित किया है कि हमदर्द नेशनल फाउंडेशन के उत्पाद रुआवजा के खिलाफ सभी विज्ञापन चाहे वे प्रिंट हो या फिर वीडियो हटा दिए जाएंगे।
रामदेव और पतंजलि फूड्स लिमिटेड का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर ने न्यायमूर्ति अमित बंसल के समक्ष बयान दिया। अदालत हमदर्द की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें पतंजलि और रामदेव पर रुआवजा उत्पाद के खिलाफ शरबत जिहाद टिप्पणी को लेकर विवाद था। इस महीने की शुरुआत में रामदेव ने पतंजलि के गुलाब शरबत को बढ़ावा देते हुए दावा किया था कि हमदर्द के रुआवजा से होने वाली कमाई मदरसों और मस्जिदों के निर्माण के लिए उपयोग की जाती है। बाद में रामदेव ने अपने बयान में बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने किसी भी ब्रांड या समुदाय का नाम नहीं लिया। पतंजलि और रामदेव का प्रतिनिधित्व करते हुए नायर ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं। इस पर अदालत ने कहा कि ये रुख हलफनामे पर आना चाहिए। नायर ने निर्देश के तहत अदालत को बताया कि सभी विवादित विज्ञापन चाहे प्रिंट हो या वीडियो पतंजलि और रामदेव द्वारा हटा दिए जाएंगे। अदालत ने तब रामदेव से एक हलफनामा दायर करने को कहा जिसमें वे भविष्य में हमदर्द के खिलाफ कोई बयान या विज्ञापन या सोशल मीडिया पोस्ट नहीं करने का वचन दें। न्यायमूर्ति बंसल ने रामदेव को हलफनामा दायर करने के लिए 5 दिन का समय दिया और मामले की अगली सुनवाई 1 मई को निर्धारित की है। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी हमदर्द के लिए पेश हुए और दलील दी कि यह एक चौंकाने वाला मामला है जो न केवल रुआवजा उत्पाद की निंदा करता है बल्कि ये एक सांप्रदायिक विभाजन का मामला भी है। उन्होंने कहा कि रामदेव की टिप्पणी एक घृणा भाषण के समान है। तटीय समुद्र निर्माण और इंजीनियरिंग लिमिटेड बनाम भारत कॉरपोरेशन लिमिटेड मामले पर बॉम्बे उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है। मसला है कि कोस्टल मरीन कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड या कोमैकोए ने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड या बीपीसीएल की उस कार्रवाई को चुनौती दी जिसमें बीपीसीएल ने एक तेल रिसाव अभियान के दौरान सुरक्षा उल्लंघनों के कारण आपको बता दें कि इसे ब्लैकलिस्ट करने का फैसला लिया था जिसमें घातक आग लग गई थी। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि हालांकि बीपीसीएल कोमैको को जवाब देने का अवसर दिया था लेकिन उसने अपनी स्वयं की प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन नहीं किया। ज़्यादा जानकारी देंगी इंडिया लीगल वेब रिसर्चर सिमरन खान। सिमरन, क्या जानकारी है आपके पास? नमस्कार। कोस्टल मरीन कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड ने एक पिटीशन फाइल किया जिसमें उसने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेट लिमिटेड के डिसीजन को चैलेंज किया जहां बीपीसीएल ने 12 अगस्त 2019 को ऑयल स्पिल रिस्पॉन्स ऑपरेशन के दौरान सेफ्टी नॉर्म्स के वायलेशंस के एलिगेशंस पर पेटिशनर को ब्लैकलिस्ट कर दिया था। उस दिन पेटिशनर के वेसल एमवी कोस्टल जैगुआर में आग लग गई थी जिसमें 4 क्रू मेंबर की जान चली गई। बीपीसीएल का कहना था कि पेटिशनर ने बिना प्रॉपर अप्रूवल और एक अनसुटेबल और अनफिट शिप यूज किया जो कि सीरियस नेग्लिजेंस थे। इस बेसिस पर बीपीसीएल ने मल्टीपल शो कॉज नोटिस इशू किया और बाद में पेटिशनर ब्लैकलिस्ट कर दिया। पेटिशनर ने कोर्ट में आर्ग्यू किया कि शिप बीपीसीएल और पोर्ट अथॉरिटीज के इंस्ट्रक्शन पर ही भेजा गया था और ब्लैकलिस्ट करने का डिसीजन वन साइडेड, आर्बिट्री और नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल के अगेंस्ट था। उन्होंने ये भी कहा कि बीपीसीएल ने अपने हॉलिडे लिस्टिंग गाइडेंस और टाइमलाइंस का भी पालन नहीं किया। हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि बीपीसीएल ने शो कॉज नोटिस के थ्रू पेटिशनर को जवाब देने का मौका दिया था लेकिन उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि बीपीसीएल को अपने इंटरनल गाइडलाइंस और टाइम बाउंड प्रोसेस का सही पालन करना चाहिए था। कोर्ट ने फायर के एग्जैक्ट कॉज पर कोई फाइनल डिसीजन कंक्लूजन नहीं दिया बल्कि एक फेयर और डिटेल इंक्वायरी की जरूरत बताई जिससे असली वजह समझ आएगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जा सकेगी। अंत में कोर्ट ने बीपीसीएल को डायरेक्शन दिया कि वो पेटिशनर को अकाउंटेबिलिटी को ध्यान में रखे हुए और ब्लैकलिस्ट डिसीजन पर दोबारा विचार करे और ये इंश्योर करे कि पूरा प्रोसेस नेचुरल जस्टिस एंड अपने इंटरनल रूल्स के मुताबिक हो। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका सिमरन, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब आइए इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि रिट ऑफ मैंडमस क्या होता है।
क्या सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को रिट ऑफ मैंडेमस दे सकती है? हाल ही में एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई जिसमें कोर्ट से कहा गया कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को आर्टिकल 355 के तहत वेस्ट बंगाल में एक्शन लेने को कहे वहां हुए वायलेंस के चलते। लेकिन ऐसे केसेस में यूनियन को डायरेक्ट करना प्रेसिडेंट को कमांड देने के जैसा हो सकता है, जो आर्टिकल 361 के तहत मना है। तो सवाल ये है, क्या कोर्ट सच में गवर्नमेंट को कमांड कर सकती है? रिट ऑफ मैंडेमस, जिसका मतलब है वी कमांड, एक पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है जो कि सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 32 या हाई कोर्ट को अंडर आर्टिकल 226 इशू करते हैं। जब कोई पब्लिक अथॉरिटी अपनी लीगल ड्यूटी निभाने में फेल हो जाती है, या रिट तब भी इशू कर सकते हैं जब पेटिशनर का लीगल राइट वायलेट हो या रिस्पोंडेंट के पास पब्लिक लीगल ड्यूटी हो, ड्यूटी डिस्क्रिशनरी ना हो या कोई और लीगल रेमेडी अवेलेबल ना हो। मैंडेमस सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन आर्टिकल 361 जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल शील्ड को ओवरराइड नहीं कर सकता। जुडिशरी को ड्यूटी एनफोर्स करते हुए अपना कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज का भी ध्यान रखना पड़ता है। फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स फॉलो इंडिया लीगल। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.